नमस्कार दोस्तों, आप पिक्चर प्लस को जानते हैं। उसके संचालक संजीव श्रीवास्तव साहब को जानते हैं। ये उनका अनुग्रह, उनकी मोहब्बत, उनके बार बार के आग्रह कि मैं आपके सामने कभी कभी उनके द्वारा पेश कर दिया जाता हूँ सिनेमा पर अपनी बात कहने के लिए। और उनका ये बहुत गहन आग्रह था कि 11 अक्टूबर को मैं अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कुछ अपनी बातें कहूँ। यूँ हमने अमिताभ बच्चन के ही नहीं, पूरे हिंदू सिनेमा के बारे में अब कितने आर्टिकल लिखे हैं, कितनी किताबें लिखी हैं, अब हमें खुद भी याद नहीं। वैसे चीज़ें हमें कभी याद रही भी नहीं, पर मैंने बहुत लिखा, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में बहुत लिखा है। और जैसे अमिताभ बच्चन साहब वो आपके कौन बनेगा करोड़पति से हजार लोगों को करोड़पति तो नहीं, हाँ लाखपति जरूर बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत पहले से मेरे मतलब का पैसा कमा लाने की कुव्वत अपनी फिल्मों से ही दे दी थी। मैंने उन पर दर्जन भर से ज़्यादा और बार लिखा होगा। अभी पिछले साल ही जब ये पेंडेमिक शुरू हो रहा था, उस समय मेरे मित्र थे आहा जिंदगी में। मेरे मित्र क्या, मेरे बेटे की ही तरह थे, मेरे बेटे से भी छोटे थे। तो उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी पर लिखिए। हमने कहा वाह, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा हुआ आपने नहीं कहा कि पहली पारी पर लिखिए, क्योंकि जब मैंने अमिताभ बच्चन की पहली पारी पर लिखा था सबसे पहली बार, तो उस लेख के बाद जिसको बहुत पसंद किया गया था, और वह पत्रिका जो मुझे उस समय 50-60 रुपए पारिश्रमिक देती थी, उस लेख के लिए उसने मुझे 500 रुपया पारिश्रमिक दिया था। उसके बाद मगर उस पत्रिका में लिखना ही मेरा बंद हो गया। उस पत्रिका का वह लेख था, जी हाँ फिलहाल आप टॉप पर हैं। तो ये जो दूसरी पारी है अमिताभ बच्चन की, ये बहुत आलीशान पारी है। मगर शुरू करने से पहले देखना तो होगा वो उस दूसरी पारी तक पहुंचे कैसे। अपनी अजीजम अजीज कारपोरेट्स के जगर मगर हजारों हजार झरोकों से समूची दुनिया में झांकते हुए और समूची दुनिया को अपनी बाहों में समेटे महाबाजार का आज भी सबसे प्यारा, न्यारा, राज दुलारा, महामहिम महानायक है अमिताभ बच्चन। जवानी की दहलीज पर कदम रखती 21वीं सदी में भी प्रज्वलित यही शुभंकर दीप, जिसने सबसे पहले बाजार की आहट को पहचाना था, 20वीं सदी के आखिरी दशक में ही अपने महानायकत्व की रक्षा करने के लिए अनवरत जूझता हुआ अमिताभ बच्चन 20वीं सदी के आखिरी दशक में अपने 5 साल की गुमनामी के बाद जब वो लौटा, तो उसने अपनी ही फिल्म कंपनी बनाई, उसने अपने लिए लिखवाया और मृत्युदाता बनकर आया। और कितनी ही फिल्में आई, मेजर साहब आई, पर वो सब फिल्में आई मगर कहीं कुछ लाभ नहीं हुआ। वह दूसरी पारी जम ही नहीं पा रही थी। तो उस समय में अपने महानायकत्व की रक्षा में जूझते हुए अमिताभ बच्चन ने 21वीं सदी का सुप्रभात, करोड़पति आकाश के दरवाजे खुलने की आहट के जब गूंजा, तो उसने इस मौके को
हमेशा की तरह, एक जांबाज की तरह इस अवसर को उसने लपक लिया, और न सिर्फ लपक लिया वरन स्वर्ण तिलकित ताराच्छादित गगन पर रत्न जटित हर्फों से शौर्य का नया आलेख लिख दिया, महासफलता का। वह खूब जान चुका है, पहचान चुका है कि यदि अवसर का चेहरा नहीं पहचाना तो अवसर पीठ दिखाता हुआ चला जाएगा, वह आपके लिए ठहरने वाला नहीं है। 1984 में शराबी से लेकर 1992 में खुदा गवाह था, फिर कोई दूसरी वैसी धुआंधार धंधेबाज कामयाबी मिली ही नहीं, और खुदा गवाह भी कोई स्वतः स्फूर्त कामयाबी नहीं थी, वह बाजार द्वारा टांगी गई कामयाबी थी। इसके पहले कि कोई उसे खारिज करे, उसने खुद अपने आप को खारिज किया और 5 साल के लिए लुप्त हो गया। पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, या सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। और उस समय जब दूसरी पारी में उसकी तमाम फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, या अमिताभ बच्चन के लिए मामूली सफलता फ्लॉप होने के ही बराबर, उसको तो तूफान चाहिए, शहंशाह चाहिए, सर्वशक्तिमान चाहिए, 2 और 2 4 तो चाहिए ही नहीं, 5 चाहिए। तो उस समय जब वह अपनी भूमिका नहीं तलाश पा रहा था, तब एकाएक भूमिका ने उसे तलाश लिया। एकाएक हिंदुस्तान के घर घर में बच्चों से बूढ़ों तक सबके बीच अब वह बासी तिबासी यंगमैन नहीं था, एंग्री यंगमैन नहीं था, अब वह करोड़पति खजाने की ताले की चाबी बनकर सबके बीच आ गया था। अब वह करोड़पति महास्वप्न में उतारने वाला अभिजात्य सुसंस्कृत बुजुर्ग था, जिसे नए जमाने की मोहब्बत के नाखुदा यश चोपड़ा के स्वप्नदर्शी बेटे आदित्य ने मोहब्बत की चाशनी में डुबोकर उसके यंगमैन को, उसके एंग्री यंगमैन को मोहब्बत की चाशनी में डुबोकर एक शानदार अकड़बाज बुजुर्ग का चोला पहना दिया, और सलीम मुगले आजम की तरह मजेदार द्वंद्व को चाशनी में डुबोकर शानदार मखमल की तहें लगाते हुए अपने पिता यश चोपड़ा की ही तरह आदित्य चोपड़ा ने जो मीठी मोहब्बतें की चाशनी से जो बर्फी तैयार की, जो मिष्ठान्न तैयार किया, उस मिष्ठान्न ने फिर सबका दिल जीत लिया। हिंदी सिनेमा की समूचे सफर में किसी महानायक की दूसरी पारी, यहां तक कि दिलीप कुमार और देवानंद की भी नहीं। दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के सार्वकालिक महानायक हैं, इसे अमिताभ बच्चन खुद खुले दिलो दिमाग से तस्लीम कर लिया करते हैं, और जब तक उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत भी बतला दिया करते हैं, अपना आदर्श तक। और उन्होंने अपने आदर्श की खूबियों को ही आत्मसात नहीं किया, उनकी कमजोरियों को भी पहचाना, और उनकी कमजोरियों से, उन कमजोरियों से निजात पाने में भी बड़ी हद तक सफलता हासिल की। हीरो की तरह जब कोई महानायक असफल होने लगा, या महानायक क्या नायक तक असफल होने लगा, तो उसने डायरेक्टर की तरह स्विच ओवर होने की कोशिश हमेशा की, मगर आज तक
अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर बनने के वायरस ने आज तक किसी कीड़े ने नहीं काटा, कोई वायरस उन पर आक्रमण नहीं कर सका। वो आज तक इस दिशा में आगे नहीं बढ़े, भले ही वो निर्माता की तरह सामने आए हों, मगर उन्होंने अपना समय नष्ट करने के लिए कभी कभी स्वीकृति नहीं दी। मानो जिस तरह की दिलीप कुमार लगभग 6 वर्षों तक 1990 से 96 तक कलिंगा के सपने को जीते रहे और अपने महानायकत्व की ही तरह वो महा डायरेक्टर भी बनना चाहते थे। कोई कमी रह जाए, और क्यों डायरेक्टर बनना चाहते थे? इसलिए कि यदि राज कपूर कहीं उनके समकक्ष या उनके बड़े, उनसे आगे बताने वाले यदि कोई है तो इसी कारण है क्योंकि वो सिर्फ एक्टर नहीं डायरेक्टर भी है, और वो साबित करना चाहते थे कि मैं भी कुछ छोटी चीज नहीं हूं। और ये वो साबित पीछे तो कर ही चुके थे। कई लोग कहते रहे हैं, कई लोग बड़े पत्रकार हैं, बड़े लेखक हैं, बड़े सिनेमादां हैं, बहुत सिनेमा की परख रखने वाले हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, गंगा जमुना तो नितिन बोस साहब का नाम भर था, और AR कारदार तो बेचारा कहा ही करता था कि दिल दिया दर लिया तो दिलीप साहब ने ही डायरेक्ट की थी, वरना गंगा जमुना जिस इकलौती फिल्म है जिसे दिलीप कुमार ने बनाया या अपने भाई साहब के नाम के साथ बनाया, नासिर खान के नाम के साथ, पर लोग मानते हैं कि वो तो दिलीप कुमार की फिल्म, वो डायरेक्टर भी दिलीप कुमार। नितिन बोस कोई मामूली डायरेक्टर नहीं थे। नितिन बोस वो डायरेक्टर थे जिनकी दिलीप कुमार को दिलीप कुमार बनाने की आरंभिक भूमिका है। शुरुआती फिल्मों के डायरेक्टर थे। तो इस निर्देशकीय संपूर्णता की तलाश में तो अमिताभ बच्चन गए ही नहीं, अभी तक नहीं गए, आगे जा सकते हैं। अभी तो उनके पास कम से कम यदि भारतीय मनीषा को सामने रखें तो 120 साल यानी 40 साल है, 41 साल। और वैसे भी जीवित शरदः शतम तो हम कहते ही हैं, और अभी उनमें जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से वो वाह वाह, वो अभी 20 साल तो कम से कम काम कर ही सकते हैं। पर दिलीप कुमार ने बिना आगे बढ़े बहते चले जाना कभी कबूल नहीं किया। कुल 60-70 फिल्में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में की, और अभी चंद रोज पहले वो विदा हुए हैं। मगर अभी एकाधिक पीढ़ियां गुजरने वाली हैं जो दिलीप कुमार को याद करती जाएंगी और उनकी गंगा जमुना देखती चली जाएंगी। आज भी अमिताभ बच्चन को देखने वाले हम जैसे लोग नहीं हैं, हमसे 2 पीढ़ी आगे के लोग हैं, और अभी ये 2 पीढ़ी तो कम से कम और आगे जाने ही जाने वाले, कोई रोक नहीं रहा। क्योंकि सांस्कृतिक परिदृश्य बाहर से जितनी जल्दी बदलता है, भीतर से उतनी ही देर से बदलता है। तो बदलते बदलते बहुत देर लगेगी। अभी मदारी की तरह मजमा खड़े करने वाले महानायक नहीं होते। जो सोने चांदी के रुपयों पैसों के बड़े महाअंबार खड़े कर देते हैं, वे भी महानायक नहीं होते। महानायक तो वो होते हैं जो कांटों में खुशबू की तरह समा जाते हैं, बिध जाते हैं, कहीं आपके दिल में अपना मुकाम कायम कर लेते हैं। वो हारते हैं तब भी आप जीतते हैं। यदि ऐसा ना होता तो चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर आज तक ना बना रहता। अब तो चार्ली चैपलिन को गए हुए भी न जाने कितने साल हो गए। मगर अभी भी इस देश में, हिंदुस्तान में, यहां भी ऐसे चैनल हैं टेलीविजन पर जो सिर्फ चार्ली चैपलिन को बार बार दिखाते रहते हैं, और बच्चे जो चार्ली चैपलिन को 3-4 पीढ़ी आगे चल चुके हैं, वो भी उन्हें देख के वैसा ही आनंद लेते रहते हैं। दिलीप कुमार की ही तरह संपूर्णता का संधान
अमिताभ का अभीष्ट है। और सबसे बड़ी खास बात यह कि वह आज भी जिंदगी के 8वें दशक में भी बिल्कुल अंतिम मुकाम पर पहुंचकर चंद दिनों में वे अपने 80वें साल में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय भी यंगेस्ट के मुकाबले तक क्यूट परफॉर्मर है। आप क्यूट परफॉर्मर, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा पोता, मेरा बेटे का बेटा कहता यूं, अमिताभ बच्चन को देखकर वो यूं इशारे करता, यूं, क्यूट क्यूट क्यूट। अमिताभ बच्चन वो महाबाजार का ऐसा महानायक है, ऐसा जानशी महानायक है जो बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक को एक साथ पटा सकता है, जिसे आलू की तरह हर सब्जी में इस्तेमाल किया जा सकता है और प्याज लहसुन अदरक की तरह छोंक लगाया जा सकता है। वह नए से नए डायरेक्टर के लिए अपनी बेटे की उम्र के और शायद उससे भी कभी छोटे उम्र तक के डायरेक्टर के साथ उसकी शर्तों पर हाजिर है, समय पर हाजिर है, बगैर किसी नखरे के हाजिर है, मगर अपने हुनर के साथ है। किस तरह सो उसकी दूसरी पारी की हीरोइनों की रेंज पर एक नजर फेंक लीजिए। वहीदा रहमान से लेकर तब्बू और ऐश्वर्या राय से लेकर जिया खान और दीपिका पादुकोण से लेकर तापसी पन्नू, ये सब उसकी हीरोइनों की रेंज है। यहां तक उसकी हीरोइनों की रेंज है, यहां तक। शायद महानायकों में अमिताभ ने ही सबसे ज्यादा अतिथि भूमिकाएं की होंगी और उद्घोषक या नरेटर की तरह तो वो अनगिनत फिल्मों में आए होंगे। अब इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि वह गजानन की तरह प्रथम पूज्य बना हुआ है महाबाजार के, विज्ञापन बाजार के महासाम्राज्य पर। उसकी नहीं तो किसकी मूर्ति स्थापित होगी? वह सब कुछ बेच सकता है, वह सब कुछ बेचने के लिए प्रस्तुत हो सकता है। भले समूची दुनिया में डायरेक्टर को ही कैप्टन ऑफ द शिप, यानी निर्देशक को मैं कहता हूं उसको प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्तित्व, सिनेमा का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मानता हूं निर्देशक होता है, डायरेक्टर है, वही फिल्म का क्रिएटर होता है। भले ही इसे सबसे बड़ा मान लें, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे दुनिया भर मान ले, मगर सबसे बढ़कर आवाम के दिलों पर हुकूमत तो अभिनेताओं की ही होती है। किसी को गरज नहीं कि किसका गाना लिखा हुआ है, किसने गाया है, किसने संगीत दिया है, कौन डायरेक्टर है। सबसे पहले तो वो यही देखते हैं कि कौन गा रहा है। तो सबसे बढ़कर आवाम के दिलों पर हुकूमत तो अदाकारों ने ही की। निराकार ब्रह्म तो अंतर मन में ही बैठे रहे और जो साकार ब्रह्म हैं उसी के मंदिर बने, उसी की पूजा हुई। 20वीं सदी में 7वें दशक तक आते आते जो दिलीप राज देव की त्रिवेणी थी उसने बदलना शुरू किया। शम्मी कपूर आए,
धर्मेंद्र आए, मनोज कुमार आए, आते चले गए। और उसके बाद फिर वैसा नायकत्व, शम्मी कपूर के बाद वैसा नायकत्व यदि आया तो राजेश खन्ना का आया। राजेश खन्ना का समय भले ही कम रहा, बहुत कम रहा, शायद राजेश खन्ना के महानायकत्व का समय ही सबसे कम रहा है, मगर उसमें जो ताप था, उसमें जो ऊर्जा थी, वो हजारों गुना थी। मगर रहा बहुत कम समय और उसे खत्म किया उस आदमी ने ही जो उनके साथ दोयम दर्जे की भूमिका में आया था, मामूली भूमिका में आया था। और आज भी यदि आप आनंद देखें तो आनंद में यदि राजेश खन्ना याद रहेंगे तो आप अमिताभ बच्चन को भी भुला तो नहीं सकते। भुला क्या नहीं सकते, हमें तो अमिताभ वहां सबसे पहले दिखाई देते हैं। और आज जो महानायक 20वीं शताब्दी के बाद, 20वीं शताब्दी के बिल्कुल अंतिम प्रहर में आए, खान त्रयी, शाहरुख, आमिर और सुल्तान, वो शाहरुख, आमिर और सलमान सुल्तान की तरह याद आते हैं। अजय कुमार हैं, अक्षय कुमार हैं, ऋतिक रोशन हैं, और उसके बाद कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधि रणबीर कपूर है, और उनके साथ रणवीर सिंह आए। बाजार में आज इनकी साख करोड़ों करोड़ की है। आज ऊंचाई नापने का यह नया तरीका है, नया चलन है। महज 10 साल पहले फिल्म की कमाई का पूरा आंकड़ा अब चंद दिनों की बात है। जो थोड़े से समय पहले 100 करोड़ का पटाखा तैयार किया गया था, अब वो 3 दिनों की फुसफुसी फुलझड़ी बन गया है। अब 100 करोड़ तो सुना है कि एक एक्टर ही मांगने लगा है। तो ये करोड़ तो सिकुड़ते जाएंगे, इनके शून्य आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो चीज 10 रुपए में मिलती थी वो 100 रुपए में, 1000 रुपए में मिलती चली जाएगी। ये शीशे और पत्थर का गणित है जो सिनेमा में कला और व्यापार के साथ जारी रहता है, इसे रोका नहीं जा सकता। कमाई का जो आंकड़ा आज के महानायक प्रस्तुत करते हैं, उसमें तो कभी दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, यहां तक कि मैं कहता हूं कि शम्मी कपूर और ये शायद अब तो शाहरुख और अजय देवगन, इन लोगों को भी ना तोला जा सके जो अक्षय कुमार और ये पीढ़ी आ रही है। अब तो इसके बाद भी पीढ़ी तैयार हो रही है, मगर इसके साथ ही एक पीढ़ी और आ रही है जो पीढ़ी बहुत चाबाज है, जिनकी फिल्में ही 10, 20, 25, 30 लाख में बन जाती हैं, और जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कैसी भी भूमिका में प्रस्तुत हो सकते हैं। सिर्फ एक ही नाम याद कर लीजिए, आयुष्मान खुराना। खुद अमिताभ बच्चन ने इनकी प्रशंसा की। तो ये भी कह रहे हैं कि देखो, कभी बाजार आगे बढ़ेगा, कभी कलाकार आगे बढ़ेगा, कभी बाजार जीतेगा तो कभी सिनेमा भी जीत कर रहेगा। हम दुआ करते हैं कि अमिताभ बच्चन जीत कर रहें, अमिताभ बच्चन आगे बढ़कर रहें, क्योंकि बुजुर्गों की बहुत जरूरत होती है। आज बार बार लोग याद कर रहे हैं
बुजुर्ग बहुत काम के हैं, बहुत जरूरी चीज है। आज हमें वैसे ही चरित्र अभिनेताओं की जरूरत है जैसे चरित्र अभिनेता याकूब हुआ करते थे, जैसे चरित्र अभिनेता कन्हैया लाल थे। क्या तो लोग थे, राधा किशन। आप समझ ही नहीं पाए कि वो किस पल खलनायक हो जाएं और किस पल वो हास्य कलाकार हो जाएं। ऐसे ऐसे विचित्र ताकत वाले लोग, और अब वो आ रहे हैं। अभी बाकायदा आप देख रहे हैं पंकज त्रिपाठी को, वो वेब सीरीज में तो कमाल ही कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सारी भूमिकाएं आज भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत थोड़ी सी बातें मैं कह सकूंगा आज। अमिताभ बच्चन पर तो न जाने कितनी किताबें आई हैं। मेरी ही लाइब्रेरी में कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा किताबें तो होंगी उन पर। और अमिताभ बच्चन के बारे में और क्या क्या नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब भी मैं यही कहूंगा, एक बात यही कहूंगा कि अमिताभ बच्चन का सफर अभी अधूरा है। आखिरी बात में शुरू की बात से जोड़ते हुए इसको खत्म करना चाहता हूं। आखिरी बात मेरी ये है कि लोग मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं, बुद्धिमान लोग तो कतई नहीं माने, मगर ये है कि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी, जिसमें उनकी एक छोटी सी भूमिका थी एक शायर की, उसको देखने के लिए हम व्याकुल थे। और जब वह फिल्म पहले दिन पहले शो में हमारे शहर में नहीं लगी, तब हमने उसे दिल्ली जाकर देखा था। और इसलिए देखा था कि उसमें अमिताभ बच्चन हैं। हालांकि उसका एक कारण और था कि वो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की फिल्म थी, और अब्बास साहब की हर फिल्म मैंने देखी है, और आज हर फिल्म उनकी मेरे पास मौजूद है। और वो हिंदी सिनेमा के एक विलक्षण फकीर हैं। अब्बास साहब की फिल्म देखने के लिए मैं इलाहाबाद नहीं जाता। मैं जानता हूं कि उनकी फिल्में 2-4 साल बाद भी देखी जाएं तो वैसी ही नई रहती हैं, वो पुरानी नहीं पड़ती। मेरे लिए आज भी उनकी फिल्म जो 2 बूंद पानी है या जो शहर और सपना है, वो आज भी मेरे लिए कभी भी मैं देख सकता हूं। पर अमिताभ बच्चन के कारण मैंने 7 हिंदुस्तानी पहले दिन पहले शो में देखी थी। उसका कारण ये था कि अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे, और मैं साहित्य और संगीत का, सिनेमा से बड़ा प्रेमी हूं। मैंने 35 साल नौजवानों को साहित्य की शिक्षा दी है, ये तो नहीं कहूंगा, साहित्य उनके साथ मिलकर बैठकर पढ़ा है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही था कि ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक 100 विद्यार्थियों को पढ़ा ही देगा और वो 100 विद्यार्थी उसे कुछ भी ना पढ़ा सकेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए उनके साथ बैठकर हमने भी साहित्य पढ़ा। आज भी जब मैं सिनेमा देखने जाता हूं तो मुझे सिनेमा देखना अकेले कभी अच्छा नहीं लगता, कम से कम 5 पंच तो होने ही चाहिए। और इसीलिए हम कहीं भी सिनेमा देखने जाएं, हमारे शहर के तो सारे मल्टीप्लेक्स, अब हमारे शहर में भी 3 मल्टीप्लेक्स हैं, तो वहां पर सब मुझे पहचानते हैं, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, सब मेरी सेवा करते हैं, और सब मुझे प्रेम पूर्वक सिनेमा देखने के लिए हमेशा आमंत्रित भी करते हैं कि आइए। तब भी याद रखिए कि मैंने
खासतौर से इसलिए क्योंकि मैं सिनेमा पर लिखता हूं, तो मैंने मुफ्त में कभी सिनेमा नहीं देखा। किसी के द्वारा मुझे बंबई में भी जब पास दिए गए कहा गया तो मैंने कहा नहीं, मैं आपकी हर चीज स्वीकार करूंगा मगर मुफ्त में सिनेमा नहीं देखूंगा। जैसे मैं मुफ्त में नाटक नहीं देखता, टिकट खरीदता, और टिकट खरीदकर ही जो मजा आता है, जो भीड़ के साथ बैठकर देखने का मजा आता है, जो उनकी खुमारी में अपने भीतर उसको एंजॉय करते हुए फिल्म देखने का मजा आता है, वो घर में बैठकर फिल्म देखने में कभी कोई मजा नहीं रहा। तो मित्रों, जो ये अमिताभ बच्चन हैं, ये अमिताभ बच्चन मुझे हमेशा लगता रहा कि ये तो इतने बड़े साहित्यकार का बेटा है, इसे सिनेमा में आया है तो कुछ बदल कर रहेगा। पर जैसे ही वो महानायकत्व की स्थिति में पहुंचे, मैं कहता हूं कि 1977-78 से लेकर 1992 तक मैंने अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म उस समय नहीं देखी। जिसे अमिताभ बच्चन का स्ट्रगल पीरियड कहा जाता है, उसकी 2 फिल्में तो ऐसी हैं जो आज भी मुझे अभिभूत करती हैं, जो मैं कभी भी देख लेता हूं। एक है उनकी नूतन के साथ सौदागर, और दूसरी है नवीन निश्चल और योगिता बाली के साथ, याद नहीं आ रहा है नाम। वो फिल्म रखी है, उस पर DVD रखी है मेरे पास, रखी सामने रखी, नाम याद नहीं आ रहा है। बड़ा शानदार उसका, उसमें ओम प्रकाश भी थे, और वो सारे सीन, वो जो खलनायक के रूप में जो उनका तेज था, वो तेज मुझे याद आता है। और मुझे याद आता है वो अमिताभ बच्चन की गब्बर बनने की कोशिश, आग में RG राम गोपाल वर्मा की आग में जो उनने अमिताभ बच्चन ने गब्बर बनने की कोशिश की, और तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मगर मेरे दिल में हमेशा था कि ऐसा हो शायद कि अमिताभ बच्चन किसी शायर का रोल करे, किसी कवि का रोल करे। अद्भुत किया है नसीरुद्दीन शाह ने, गालिब को अद्भुत किया है। मगर क्या करूं, जब भी मैं देखता हूं गालिब, वो भी मेरी बहुत पसंदीदा सीरियल है मेरा, और जब चाहे तब मैं उसे देखता हूं। आज ये बहुत बड़ी बात है, हम किस युग में आ गए। आज से 40 साल पहले तक हम न जाने कितने कितने दिनों तक एक फिल्म देखने का इंतजार करते थे, और आज इंतजार नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम जिस फिल्म को चाहें, जब चाहें, तत्काल देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह भी फिल्मों को न समझ पाने का, हमारी सांस्कृतिक विरासत को न समझ पाने का एक कारण है कि इंतजार ही खत्म हो गया, इंतजार ही नहीं रहा। यदि हमें किसी की याद आई, अपनी किसी प्रेमी की, तो फट से मैं मोबाइल उठाता हूं, फट से उसे फोन करता हूं, फट से वो हाजिर होता है। ये बड़ी ही विलक्षण स्थिति है। मेरे एक मित्र कहा करते हैं, जोशी है वो कहते हैं कि आखिरी दौर चल रहा है। हमने कहा नहीं यार, तुम तो बड़े नकारात्मक, लेकिन इसमें नकारात्मक फकारात्मक कुछ नहीं है, कि इसमें सीधी सी बात है कि देखो भैया, अब इसके आगे कहां दौड़ लगा, अब कहां जाओगे। अब सब विदेशों में तो गरीब से गरीब के घर का लड़का पढ़ने की तैयारी कर रहा हो, सबल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब सबल नहीं होते, जितने बड़े लोगों के होते थे उससे ज्यादा गरीबों के हो जाते हैं, हो रहे हैं सफल। तो अब क्या इसके आगे, हाँ तो कहता हम चंद्रमा पे जाएंगे। तो ये जो दौड़ बढ़ती चली जा रही है, इस दौड़ को तभी रोका जा सकता है जब हमारी समझ में नजीर आएगा। हम सुनना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं नजीर को।
अमिताभ बच्चन की तरह। बाग हो मकान महल कोई बनवा के मर गया, कोई हूर परियां छाती से लिपटा के मर गया, कलिया पुलाव जर्दा कोई खा के मर गया, और कोई हजारों ऐश की ठहरा के मर गया, वो जीता रहा न कोई हर एक आके मर गया। नवीर को किस सीमा तक ले जा सकते? कितनी सफलताएं चाहिए अमिताभ बच्चन को? हजारों हजार सफलताएं हिंदी साहित्य के बीच उनका इंतजार कर रही हैं। अभी अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी को मैं अमिताभ बच्चन की जिंदगी की शुरुआत मानता हूं, और मेरी दिली इच्छा है कि ये महाबाजार जिसने आज ऐसी सहूलियत दे दी है कि मैं यहां अपने बिल्कुल अनगढ़ बच्चों के साथ बैठकर सिनेमा पर बातें कर लेता हूं, उनसे काम करवा लेता हूं, जो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है। वैसे भी मेरा पढ़ाई लिखाई में जरा कम विश्वास है। मैं ये मानता हूं कम से कम जो हिंदुस्तान का बहुत अजीम शान सिनेमा बना है वो बिना पढ़े लिखे लोगों ने ही ज्यादा बनाया है, अच्छा बनाया है, बेहतर बनाया है। ये तो सब जानते हैं कि महबूब खान अंगूठा छाप थे, शांताराम भी इसी के आसपास थे, और राज कपूर साहब भी कोई बहुत पढ़े रहे नहीं थे, गुरदत्त भी कुल 10वां 12वां तक ही पढ़े थे। तो इन लोगों ने जो सिनेमा बनाया वो अभी तो क्या, जब तक सिनेमा का नामो निशान रहेगा तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। जय हो, जय हो।